नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री। अरे यार, मैं क्या गलती करता हूँ, मेरा एक और यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री नाम से, और मैंने उसमें तकरीबन 1100 से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस बनाए हूँ। तो मुझे हमेशा उसी चैनल का नाम याद आ जाता है। तो सॉरी, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं के अध्याय 4 औद्योगिकीकरण का युग की हम बात करेंगे, क्योंकि ये वो समय रहा जहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनीकरण का, बहुत ज़्यादा उद्योगों का विकास हुआ। और कह सकते हैं कि जो अ, विकास का सही आरंभ है यूरोप में, वो इसी दौर से शुरू होता है। यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिख रही है। इसमें कहा गया है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी, ईटी पॉल म्यूज़िक कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका एवं इंग्लैंड 1900। मतलब कि ये एक प्रकार से ये समझाना चाहते हैं कि ये जो समय था, ये एक प्रकार से रेवोल्यूशन, क्रांति का ये समय था। ईटी पॉल म्यूज़िक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय यानी कि डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि जो प्राच्य अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक महल का निर्माण कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अलादीन भी आपको दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि प्राच्य का मतलब क्या होता है, तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल होता है, और पश्चिमी नज़रिए में प्राच्य इलाके पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यवादी थे। दोस्तों आइए हम समझते हैं एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं और उनके ज़रिए ये समझाने का प्रयास किया गया है कि चित्रों, कहानियों और किस्सों के माध्यम से भी इस समय का दौर बताया जा रहा था। औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था? औद्योगिक क्रांति से पहले कुटीर लघु उद्योग हम देख सकते हैं। आदि यानी कि जो प्रारंभिक या पहली अवस्था रही होगी, वह बहुत ही ज़्यादा जटिल थी। इसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया। 18वीं सदी में कताई का प्रारंभ हुआ, मतलब पहले से ही चल रही थी, लेकिन उसकी व्यवस्थाओं को और ज़्यादा आसान बना दिया गया। कुछ नए शब्द की अगर हम बात करें तो स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुन्नीटों के सहारे कपड़े समेटता है। कार्डिक, यह वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह से आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर लिखा भी है कि लंदन इसी तरह का एक फिनिशिंग सेंटर था, जहाँ पर कताई बुनाई का काम बहुत ज़्यादा किया जाता था। लेकिन बात ये थी कि ये काम प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूर से करवाता था, यानी कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करने के लिए होते थे। लेकिन मशीनीकरण ने इन सभी को आसान बना दिया। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास टाउन नए युग का प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कचरे कपास का आयात करता सॉरी पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिख सकती हैं कॉटन मिल की। माफ़ कीजिएगा, मैं वापस ऊपर आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि जो औद्योगिक परिवर्तन थे, उनकी रफ्तार क्या थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सीधे तौर पर कुछ कुछ बोलते जा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ।
तो दोस्तों हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होगा, और जो आसान चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ, क्यों हम उनमें लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़कर अपना समय नष्ट करें। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, औद्योगिक विकास कैसे हुआ, यहाँ पर से शुरुआत होती है। उस विकास को कुछ अलग अलग चरणों में बांटा गया था। आइए देखते हैं वह विकास कैसे हुआ। पहला, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग में से एक थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात मूल्यों से दोगुनी थी। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग का एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभी उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था उद्योगों का। जेम्स वाट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड के भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में और 9 इंजन उद्योगों और बाकी खनन, नहर निर्माण और लोहा कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। इन भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ, यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाना की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति अभी हिचकिचा रहे थे। अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तलखलियों को घुमाते हैं और फिर एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में कताई होती है। हाथ का श्रम और बाष्प शक्ति की बात अगर हम करें तो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि हम जानेंगे आगे जाकर, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों को छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला हो। यानी कि उन्हें तुरंत में दिखता था कि अगर अभी ज़्यादा खर्च हो रहा है तो फिर वे सोचते थे कि अभी तुरंत मशीन क्यों लें, जब हमारे पास में इतने सारे मज़दूर हैं जिनसे हम बहुत ही कम कीमत पर काम करवा लेते हैं और वो अच्छी फिनिशिंग भी दे देते हैं और बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं। और मज़दूरों की ज़िंदगी जो थी ना, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आप कह सकते हैं कि कहाँ पर मज़दूरों की ज़िंदगी अच्छी होती हो, आप सोच सकते हैं। यहाँ पर एक पेंटिंग है जहाँ पर आपको बेघर लोग दिख रहे होंगे कि किस तरह वे सड़कों के किनारे सोया करते थे, किस तरह से इधर उधर भटकते रहते थे। उसके बावजूद उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था, यानी कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान नहीं थी। यहाँ पर आपको एक स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया गया था उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नेपोलियन के युद्धों के दौरान जो चीज़ों की कीमतें बढ़ी थी, मज़दूरों की आय में बहुत कमी आ गई थी, क्योंकि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो
मालिक थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को कम से कम वेतन में काम करवाना चाहते थे, लेकिन वे मज़दूरों को ज़्यादा वेतन देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। यही कारण है कि इंग्लैंड हो, भारत हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना, इस समय तक मज़दूरों का शोषण चरम स्तर पर था। स्पिनिंग जेनी क्या होती है? जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। इससे ये हुआ कि अब बेरोजगारी की आशंका बढ़ने लगी और ज़्यादा लोगों का काम अब एक मशीन करने लगी। 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना यहाँ पर जो परिवहन उद्योग में काम करने वाले लोगों की हो गई और बेरोजगारी भी यहाँ पर बढ़ने लगी। उपनिवेशों में इनका औद्योगिकीकरण किस प्रकार से था, यह जानना भी बेहद ज़रूरी है। भारत में औद्योगिकीकरण कैसा था, आइए देखते हैं। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। अर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़े के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। पूर्व मुख्य औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता-फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल के हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा था और धीरे धीरे जो यूरोपीय व्यापारी थे वो इसमें आने लगे थे। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रह गया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अब कच्चा माल खुद ले लेते थे और इंग्लैंड भेज देते थे और इंग्लैंड से माल पकाकर भारत में लाकर उसे ऊंची कीमतों पर बेच देते थे। सूरत व हुगली जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह अब कमज़ोर पड़ने लगे थे। बम्बई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। बुनकरों का क्या हुआ, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी थी। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी अभी भी भारत से होने वाले कपड़ों के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया है।
लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी का व्यापार अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। गुमास्ता मतलब वेतनभोगी कर्मचारी। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे, जिन पर वे खेती करते थे और वे अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे व औरतें सभी कुछ न कुछ काम करते थे, लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकरों गांव में और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांवों में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे और उनका गांवों से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा भी देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और न ही किसी को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। वे कर्जे की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकर उन्हें बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी के आते आते बुनकरों के सामने बहुत सारी नई समस्याएं पैदा हो चुकी थी। भारत में मैनचेस्टर का आना। अब आगे बढ़ते हैं। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पातुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। 1850 से 51 में यह मात्र 3% रह गया था। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है, जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयाती कपड़ों पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके।
दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% के ऊपर चला गया था। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थीं। उनका निर्यात बाजार ढह गया था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे थे। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातिक मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातिक कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्से की भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। भारत से कच्चे माल के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया। ऐसे में बुनकर उद्योग कैसे कायम रह सकता था? फैक्ट्रियों का भारत में किस प्रकार से शुरुआत हुई, ये जानते हैं। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी, जो 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थे। उस समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वह देश की पहली जूट मिल 1885 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। दोस्तों, इसके बाद 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। यहाँ पर आप जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, यह है जमशेद जीजी भोये। जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज़ और अमेरिकी जहाज़ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें उनके सारे जहाज़ बेचने पड़ गए। अब हम अगर पहले प्रारंभिक उद्यमी की बात करें तो बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चले आ रहा था। जैसे कि पिछले साल की किताब में हमने पढ़ा था, 18वीं शताब्दी से ही अंग्रेज़ भारतीय अफीम का चीन में निर्यात करने लगे थे। हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे और 1830 से 1840 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संगठनों और औरों के साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति साबित हुए। बम्बई में जिनसा पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेद जी, नुसरवान जी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था।
1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने भी किया। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये द्वारकानाथ टैगोर की है। द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकीकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाजरानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में उन्होंने बड़ी मात्रा में निवेश किया था। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा भी यहाँ पर लिया गया। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसे साझेदारी टोली जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, सर आर.जे. टाटा और सर डी.जे. टाटा आपको दिख रहे होंगे। उन्नीस 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग कपड़ा उद्योग के काफ़ी बाद शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी के रेलवे और लोकोमोटिव का ज़्यादातर आयात ही किया जाता था, इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सका था। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पहले विश्व युद्ध की बात करें तो उसके बाद उद्योगों के विशाल क्षेत्र की बात करें तो इनमें वर्ल्ड हिकलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू ह्यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी ये कंपनियां थी। ये एजेंसियां पैसे जुटाने का काम करती थी और उद्योगों में लगाती थी, एक प्रकार से फाइनेंसर का काम करती थी। अब यहाँ पर आप ये जो है एक कामगार का परिवार आपको दिख रहा है। मजदूर कहाँ से इन्होंने लाए तो दोस्तों 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे और 1946 तक इनकी संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर आसपास के ही ज़िलों से ये बटोर कर लाया करते थे गरीब किसान और मज़दूरों को। 1911 में बम्बई के सूती उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के ही रत्नागिरी जिले से आए थे, यानी कि आसपास के ही गरीब किसानों को ही अपना निशाना बना लेते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनका पहनावा भी कुछ अलग था। जैसे यहाँ पर उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं ये एक जॉबर है। जॉबर का मतलब क्या होता है, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहा जाता है, यानी कि ये मजदूरों को बटोर कर लाते हैं और उन्हें काम पर लगवाते हैं। दोस्तों इसके बाद औद्योगिक विकास के अनूठेपन की बात करें तो 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्हें भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़ों की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागों का आयात किया जाता था तो हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हस्तकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे और यह उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो 20वीं सदी में भी औद्योगिकीकरण में काफ़ी ज़्यादा विकास हमें देखने जाने लगा। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागों के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। दोस्तों 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो चुका था। अब यहाँ पर मद्रास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यहाँ पर आप दफ्तर देख सकते हैं जो कि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लघु उद्योग भी भारत में बेहतर तरीके से फल फूल रहे थे।
1911 में 67% लघु और कुटीर उद्योग बंगाल और बम्बई में स्थित थे और बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए थे। 1911 में जो पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम थे उनका 5% और 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्ले में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम किया करते थे। दोस्तों, यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अब हम यहाँ पर एक और जो क्रांतिकारी आविष्कार इस दौर में हुआ वो था फ्लाइंग शटल। इसके बारे में बात करें तो फ्लाइंग शटल यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षैतिज धागे ताना यानी कि द वेफ्ट को लंबवत धागे बाना यानी कि द ब्रैप को में पिरो दिया जाता है। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली। दोस्तों, इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी में भारत में विकास काफ़ी अलग तरीके में फैल रहा था। जो केंद्र की बात करें तो आप देख सकते हैं मद्रास छोटा केंद्र, मध्य प्रांत छोटा केंद्र बिहार में है, संयुक्त प्रांत में है, पंजाब में है। सबसे बड़ा केंद्र आपको बंगाल में दिख रहा है, फिर बम्बई में, फिर मद्रास में, फिर संयुक्त प्रांत में, फिर उसके बाद में बिहार, मध्य प्रांत और सबसे छोटा पंजाब में आपको केंद्र दिख रहे हैं। दोस्तों, वस्तुओं के लिए भी यहाँ पर बाजारों का उत्पादन किया जा रहा था। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बच्चों के लिए प्रचार करने के लिए इस तरह के पोस्टर बनाए जाते थे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों को बना दिया जाता था ताकि बच्चे और लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं ये सभी पोस्टर हैं, अलग अलग चीज़ों के लेबल हैं। जहाँ यहाँ पर आपको महाराजा रणजीत सिंह का चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये जो हैं माता लक्ष्मी का चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से लेबल बनाते थे ताकि लोग आकर्षित हो चीज़ों को खरीद ले। जैसे यहाँ पर जो साबुन थी उसके लिए यहाँ पर भगवान जो कौन से भगवान है, भगवान विष्णु को आसमान से रोशनी लाते हुए दिखाई दिया गया। यहाँ पर माता इसमें देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है यहाँ पर ये महिलाएं। तो ये दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा प्रचार करने का नया तरीका था क्योंकि लोग जानते थे कि लोग धर्म के ज़रिए बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन विज्ञापनों से तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि दोस्तों अपने धर्म को बेहतर तरीके से जानिए, वरना लोग आपके ही धर्म से आपको ही निशाना बनाएंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।